इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। अगर बात करें अच्छा प्रोग्नोसिस करने की क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले पेशेंट के साथ न्याय। ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट आते ही सबसे पहले आपसे ये पूछेगा अगर प्रोग्नोसिस कब करते हैं। मतलब एक चीज़ होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि हम ये पता कर रहे हैं कि कैंसर का पेशेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ हुई प्रोग्नोसिस, जब हमको पता चल चुका है कि ये पेशेंट कैंसर का है, उसके बाद क्या उसकी स्टेज है कैंसर की, क्या उसकी सर्जरी करनी चाहिए। वो पेशेंट भी सबसे पहले यही पूछेगा अब क्या करना है आगे, कौन क्या स्टेज है साहब, क्या करना है ना। तो सबसे पहले प्रोग्नोसिस, अच्छा प्रोग्नोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रीटमेंट होगा वो भी पूरा का पूरा आपके प्रोग्नोसिस पे डिपेंड करता है। क्या पेशेंट की सर्जरी करनी है, क्या पेशेंट स्थिति में है कि उसकी सर्जरी करे और वो उसको फ़ायदा पहुंचाए, बेसिकली सर्जरी उसको फ़ायदा पहुंचाए, है ना। तो ये होता है प्रोग्नोसिस। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी वेरी करती है, काफ़ी वेरी करती है। मतलब क्या हुआ कि कुछ पेशेंट्स में तो हम सर्जरी करते हैं, कुछ में नहीं करते। तो बेसिकली हम मीन्स डॉक्टर्स, सॉरी, तो कुछ पेशेंट्स में तो डॉक्टर्स सर्जन्स सर्जरी करते हैं, कुछ में नहीं करते। किस सबका ट्रीटमेंट किस सीक्वेंस में, क्या रेडियोथेरेपीज देनी होगी, क्या कीमोथेरेपीज देनी होगी, वो सब कुछ उसके प्रोग्नोसिस पे डिपेंड करेगा कि ऐसा उसका प्रोग्नोसिस है। और वो प्रोग्नोसिस किस बात पे डिपेंड करता है, साथ में वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्यूमर सेल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका ग्रोथ पैटर्न है, क्या उसकी रेट ऑफ ग्रोथ है, इन सब पे डिपेंड करेगा। और साथ में डिपेंड करेगा कि जो भी थेरेपी हम दे रहे हैं उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है। बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस कैसे, अगर हम थेरेपी दे रहे हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रही है तो अच्छा प्रोग्नोसिस है। पेशेंट है अच्छा, अच्छा है, उसके आगे जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सब अच्छी होगी, क्योंकि बेसिकली वो थेरेपी इफ़ेक्टिव हो रही है ना। तो ये था बेसिकली किस पे वो पार्टली डिपेंड करता है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकल टाइप, ग्रेड और स्टेज पे। कुछ नहीं पढ़ा तो भी हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा हुआ, स्टेजिंग, है ना। क्यों, क्योंकि हमने भी आज तक यही सुना है कि किसी को कैंसर हो गया तो सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं, कौन सी स्टेज का कैंसर है ना। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है स्टेजिंग पे, पर साथ में हिस्टोलॉजिकल टाइप्स और ग्रेडिंग भी होती है। हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्टोलॉजिकल टाइप पे कैसे प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा है, मेलेनोमा है, इन सब का प्रोग्नोसिस अलग तरह का होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब भी हम पर्टिकुलर कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कैसे ग्रेडिंग दी जाती है कैंसर को, तो एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्रेडिंग देते हैं कैंसर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को बेसिकली। और किस बेसिस पे देते हैं, तो देते हैं डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्यूमर सेल्स पे। हम ये जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो तो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स काफ़ी बड़ी रेंज में होते हैं। कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो कुछ इतने पुअर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कि बात ही नहीं, और कुछ तो कंप्लीटली एनाप्लास्टिक होते हैं। मतलब आप देख के ये भी नहीं बता सकते कि ये इसका टिश्यू ओरिजिन क्या है ना। तो एक बहुत बड़ी रेंज होती है। उसके बेसिस पे कि जो भी वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट स्लाइड को चेक करते हैं और स्लाइड को कुछ स्कोर्स देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्कोर्स देते हैं। किस बेसिस पे स्कोर्स देते हैं कि किस तरह का डिफ्रेंशिएशन, मतलब क्या उसकी डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन है ट्यूमर सेल्स की, कितना वो एक्चुअल सेल्स से मिलता है या कितना वो एक्चुअल सेल्स से अलग है। कुछ कार्सिनोमाज में नंबर ऑफ माइटोसिस और आर्किटेक्चरल फीचर्स को भी बेसिस मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्यूमर सेल्स को ही बेसिस माना जाता है। अगर हम बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम्स ट्यूमर को क्लासीफाई करता है 3 से 4 ग्रेड्स में, जिसमें लो ग्रेड ट्यूमर है, हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं, इस तरह से 3 से 4 ग्रेड्स में क्लासीफाई करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। मतलब एक पैथोलॉजिस्ट किसी ट्यूमर को वेरी हाई ग्रेड दे सकता है, मतलब बहुत ही हाई ग्रेड दे सकता है, तो दूसरा पैथोलॉजिस्ट उसी ट्यूमर को उसके हिसाब से हाई ग्रेड का ट्यूमर है। मतलब इसमें एक्चुअली
कोई भी क्राइटेरिया इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है कि वो बता सके कि ये वेरी हाई ग्रेड का है या हाई ग्रेड का है। पर्सन मतलब जो भी पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो देते हैं, एक ग्रेड दे देते हैं। इसी के कारण जो ग्रेडिंग है उसको इतना ज़्यादा क्लिनिकल वैल्यू नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू स्टेजिंग। हम भी जानते हैं कि कोई भी पेशेंट ये नहीं पूछता मेरा कैंसर किस ग्रेड का है, वो यही पूछता है मेरा कैंसर किस स्टेज का है ना। तो एक तो ड्रॉबैक ये हुआ कि वो सब्जेक्टिव है कम्प्लीटली, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग है वो हालांकि इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्नोसिस में, लेकिन हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम बायोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में नहीं बता सकते ट्यूमर का। कोई भी कोरिलेशन नहीं है हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस और उसके बायोलॉजिकल बिहेवियर में। तो ये दो ड्रॉबैक्स के कारण ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा क्लिनिकल वैल्यू की नहीं होती। फिर भी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में ग्रेडिंग को अच्छी तवज्जो दी जाती है स्टेजिंग के कंपैरिजन में। किस में दी जाती है? सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमाज में। और अगर बात करें अपन स्टेजिंग की, तो स्टेजिंग का मतलब है कि आपका कैंसर कितना फैल चुका है। बेसिकली किस स्टेज में, इसका मतलब ये है कि वो कितना फैल चुका है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेडिंग। क्या उसकी ग्रेड है वेल डिफ्रेंशिएटेड है, पुअर डिफ्रेंशिएटेड है, वो मतलब नहीं है स्टेजिंग में। उसका मतलब हालांकि मतलब है वो बेसिकली पुअरली, मतलब इस लाइन का ही मतलब था कि पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल भी कुछ ज़्यादा अच्छा फैल सकता है और हाईली डिफ्रेंशिएटेड जो ट्यूमर है वो भी बहुत फैल सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेडिंग है बेसिकली। और स्टेजिंग के बेसिस पे ही हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं। ये चूज़ करते हैं कि सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लास्ट स्टेज में सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं होता तो लास्ट स्टेज में सर्जरी नहीं की जाती, ये सब चीज़ें होती है। स्टेजिंग को इतनी क्लिनिकल तवज्जो क्यों मिलती है? क्योंकि स्टेजिंग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ क्लिनिकल असेसमेंट जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, इन सब के साथ इन सबको कोरिलेट करते हुए कैंसर को स्टेज दी जाती है। इसलिए स्टेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? तो साइज एंड एक्सटेंट ऑफ लोकल ग्रोथ ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, कि वो प्राइमरी ट्यूमर कितना फैल चुका है। अगर बात करें बहुत सिंपल सा एग्जांपल की, तो कोलोरेक्टल कैंसर अगर उसने मस्कुलरिस और सेरोसा को पेनिट्रेट कर दिया है तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर हुई। जबकि वो अगर सुपरफिशियल म्यूकोसा या ज़्यादा से ज़्यादा सब म्यूकोसा तक पहुंचा है तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मस्कुलरिस सेरोसा तक पहुंचने की। या वो कितना रीजनल लिम्फ नोड्स में उसका स्प्रेड हुआ है। अगर रीजनल लिम्फ नोड्स तक नहीं पूछा है तो वो नहीं पहुंचा है तो वो अच्छी प्रोग्नोसिस है, लेकिन लिम्फ नोड्स तक पहुंचने के बाद प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है। या वो कितना मेटास्टेसिस कर चुका है कैंसर, उसके बेसिस पे हम उसकी प्रोग्नोसिस करते हैं। अमेरिकन जॉइंट कमेटी टीएनएम स्टेजिंग करती है जो आज की तारीख में वैलिड है, यूज़ ली जाती है। मतलब बेसिकली टीएनएम स्टेजिंग में टी के स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, बेसिकली ट्यूमर की क्या साइज़ है। एन स्टैंड्स फॉर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, की क्या रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और एम स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस, कितना मेटास्टेसिस हुआ। हर कैंसर के साथ ये भी वेरी करती है, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। वो जनरल प्रिंसिपल ये है कि T0 मतलब इन सिटू लीजन है, जबकि T1, T2, T3, T4 बेसिकली साइज ऑफ प्राइमरी लीजन इंक्रीज होती जा रही है। N0 मतलब कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जबकि N1, N2, N3 का मतलब नंबर और रेंज ऑफ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से उसको बोला जाता है कि भाई ये मतलब स्टेज दी जाती है। और M0 का मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस नहीं हुई है, जबकि M1, M2 का मतलब मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। और वो मतलब बेसिकली जजमेंटल किया जाता है कि कितनी मेटास्टेसिस हुई है, उसके हिसाब से M1 या M2 स्टेज दी जाती है। तो बेसिकली ये था प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनता है, प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन बनता है। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इन कमेंट सेक्शन जो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।